Dear friends, welcome back to your YouTube channel Chemistry by Ashish Tyagi. हमने पिछली वीडियोज में बात की थी सॉलिड स्टेट्स के बारे में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड स्टेट। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड स्टेट, या हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में समझा है कि सॉलिड्स में सारे पार्टिकल्स किसी वेल मैनर में अरेंज होकर के एक 3 डायमेंशनल फॉर्म बनाते हैं। अगर उनके इस डेफिनेट अरेंजमेंट में कहीं पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज होता है तो हम उसे क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड बोलते हैं। इन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से हमें यहाँ पर पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को भी हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Stoichiometric defect means those point defects in which stoichiometry of crystal, that means the ratio of different particles remains same. This type of defects again can be classified again into vacancy defect, interstitial defect, Schottky defect, and Frankel defect. Similarly, non-stoichiometric defects can also classified into metal axis defects due to anionic vacancies, metal axis defect due to interstitial cations, and metal deficiency defect. Non-stoichiometric defects are those point defects in which stoichiometry, that means ratio of different type of particles, get changed. And another category of point defects is impurity defect. Now we have to discuss about stoichiometric defects. जैसा कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स 4 डिफेक्ट्स हैं, जिनमें क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तो चेंज होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो, जिसको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, वो चेंज नहीं होता है। इनमें हमारा पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स का, क्रिस्टल के अंदर कहीं कहीं से पार्टिकल्स मिस हो जाते हैं। इनको हम बोल सकते हैं, इनको हम वैकेंसी बोलते हैं। वैकेंसी यानी कि क्रिस्टल के अंदर का वो भाग जहां पर पार्टिकल को आना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से पार्टिकल यहां पर नहीं आया, तो इस खाली जगह को हम वैकेंसी कहते हैं। अब क्योंकि इस
केस में वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल तो उतना ही है, लेकिन पार्टिकल के मिस हो जाने की वजह से उसका मास कम होगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी, पार्टिकल सॉलिड्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो हमें नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलता है। इसको जब हम नॉन आयनिक सॉलिड्स को यदि गर्म कर दें तब भी इस टाइप का डिफेक्ट जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। हम ऑलरेडी क्लोज पैकिंग वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको हम इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। तो अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स जो क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल एटम्स हैं जो कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं। इस टाइप के डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टिशियल वॉइड्स में एक्स्ट्रा पार्टिकल आया है, इसलिए इस तरह के डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये भी नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में पार्टिकल जहां पर आना चाहिए था वहां नहीं आया, यानी वैकेंसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जबकि हमने देखा कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल वॉइड में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए हैं, इसलिए यहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शॉटकी डिफेक्ट। इन such type of defect, ionic solids can show such type of defect. In such type of defect, equal number of cations and anions get missed from the crystal and cause then vacancies. इसको भी हम एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्रिस्टल में ये आयनिक क्रिस्टल में मिल रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रिस्टल में से कुछ एनायंस और कुछ कैटायंस अपनी जगह से मिस हो जाते हैं और वैकेंसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज और टोटल नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसीज इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से पूरा जो क्रिस्टल है वो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रखता है। यहाँ क्योंकि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से अपनी जगह पर नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से मास डिक्रीज हुआ है, और अगेन हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा एल्कली हैलाइड्स में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CSCl, AgCl। स्पेशली हम ये बोलते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में मिलते हैं जहां पर एनायन और कैटायन का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। इस
टाइप के डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं जहां पर एनायन और कैटायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होता है। इस टाइप के डिफेक्ट्स में कैटायंस जो कि साइज में छोटे हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से किसी इंटरस्टिशियल वॉइड में चले जाते हैं। तो क्योंकि यहां पर एक पार्टिकल जो कि कैटायन है, जनरली कैटायन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको डिसलोकेशन इफेक्ट कहा गया है। क्योंकि यहां पर हमने देखा कि कैटायन एक जगह से दूसरी जगह गया है, यानी कि मास में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए यहां डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये ZnS, AgCl, AgBr और AgI सिल्वर के हैलाइड्स में जनरली ये देखने को मिलता है। और इनमें से एक क्रिस्टल AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। जैसा हमने पहले इसके बारे में बात की, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच स्टाइक्योमेट्री ऑफ crystal get changed. First type of non-stoichiometric defect is metal axis defect due to anionic vacancy. ये हमारा NaCl, KCl, LiCl, that means alkali halides में जनरली हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनमें से NaCl का एग्जाम्पल लेकर के चलें तो कहा जाता है कि अगर हम NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में गर्म करें तो सोडियम के एटम्स क्रिस्टल के ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये एटम्स क्योंकि न्यूट्रल हैं, गर्म होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के लूज करने से इन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करते हैं क्योंकि हमने इनको गर्म किया और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे और इनके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिस्टल के अंदर कहीं से एनायन निकल करके बाहर आ जाता है और एक वैकेंसी क्रिएट करता है। इस वैकेंसी में ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल ने लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी में चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एनायनिक वैकेंसी को हम एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर मतलब एक जर्मन वर्ड है फार्बेनजेंटर, जिसका मीनिंग होता है कलर। इस एफ सेंटर के कारण ये क्रिस्टल येलोइश हो जाता है। NaCl में जब इस टाइप का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है तो NaCl येलोइश हो जाता है, जबकि KCl पोटेशियम क्लोराइड पर्पल हो जाता है, जबकि LiCl पिंक हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों क्रिस्टल्स एल्कली मेटल के प्रेजेंस में गर्म करने पर कलर गेन कर लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज एफ सेंटर्स।
मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इनके लिए एक एग्जांपल है ZnO। अगर हम ZnO को गर्म करें तो ZnO गर्म करने से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाता है, और इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे वो क्रिस्टल से निकल के बाहर चले जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर in gaseous state. But some zinc ions will be extra. ये जो एक्स्ट्रा जिंक के आयंस होते हैं ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स में घुस जाते हैं। जैसा हम समझ सकते हैं कि अगर सपोज एक क्रिस्टल में हमने माना कि 100 जिंक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स थे, गर्म करने पर उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए। 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद हम क्या देखेंगे कि 10 जिंक आयंस तो बने, लेकिन ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स बनके बाहर चले जाएंगे। अब यहां पर हम कंडीशन देख रहे हैं कि ये गर्म करने से पहले जिंक और ऑक्साइड के आयंस, दोनों टाइप के आयंस 100x100 थे, लेकिन गर्म करने के बाद हमने देखा कि जिंक के आयंस तो 100 ही रहे, लेकिन ऑक्सीजन के आयंस 10 आयंस कम हो जाएंगे। क्रिस्टल में अब ऑक्सीजन के केवल 90 ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे, तो जिसकी वजह से यहां पर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई। स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई जब हम यहां पर क्लोज पैकिंग को देखेंगे तो 90 ऑक्साइड आयंस एंड 90 जिंक आयंस पहले की तरह क्लोज पैकिंग कर सकेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा जिंक आयंस होंगे, जो 10 जिंक आयंस हमारे एक्स्ट्रा दिखेंगे, वो एक्स्ट्रा आयंस हमारे इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चले जाएंगे। अब अगर हम क्रिस्टल को देखें तो इन एक्स्ट्रा जिंक आयंस की वजह से यहां पर देखने को मिलेगा कि क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स किन्हीं दो जगह पर दो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चले जाते हैं। तो कहीं पर एक जगह जिंक आयन गया तो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नियर बाई इंटरस्टिशियल वॉइड्स में इलेक्ट्रॉन्स घुस जाएंगे। इस तरीके से पूरा क्रिस्टल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पर हमने देखा कि क्रिस्टल में जिंक के आयंस का नंबर यानी मेटल आयंस का नंबर एक्सिस में है, इसीलिए हमने इनको नाम दिया मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। नेक्स्ट वन, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कभी कभी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर आयंस का जो सिंपल रेशियो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और मेटल के आयंस का नंबर कम रह जाता है। फॉर एग्जांपल FeO। FeO डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं Fe 0.95O। दैट मीन्स फॉर each 100 oxide ions there are only 95 iron ions। यहां पर हम ये देखते हैं कि कुछ जगह से क्रिस्टल के अंदर कुछ जगह से मेटल के आयंस मिस हो जाते हैं और वैकेंसी क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहां से आयन मिस होगा तो पूरे क्रिस्टल पर चार्ज भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज जो फेरस आयन यहां से मिस हुआ है, उस फेरस आयन का दो पॉजिटिव चार्ज उसके नियर बाई
आयंस मेंटेन करते हैं बाय शोइंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इस तरीके से ये आयन और ये आयन Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्रिस्टल में कुछ जगह से आयन के मेटल के कुछ आयंस मिस हुए और उनके चार्ज को उनके नेबरिंग आयंस ने न्यूट्रलाइज किया, उनको बैलेंस कर दिया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हमने कहा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट वन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में अगर हम किसी नॉर्मल आयनिक क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दें तो उस इम्प्योरिटी के आयंस इस क्रिस्टल के अंदर कुछ प्लेसेस ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl में SrCl2 का कुछ अमाउंट मिक्स कर दें तो हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर जहां सोडियम प्लस को आना था वहां पर स्ट्रोंशियम आयन आ गया। कुछ जगहों पर हमने देखा कि जैसे यहाँ और यहाँ पर दो जगह से सोडियम के आयंस मिस हुए, लेकिन किसी एक जगह पर स्ट्रोंशियम का आयन आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा जो क्रिस्टल होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह के इफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से अब तक हमने बात की स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। और तीसरा टाइप हमने देखा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ohms, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स होती है। इंसुलेटर्स, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, अबाउट 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 तक इसकी हो सकती है। तो 10⁻⁻6 से और 10⁻⁻20 तक here इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 to 10⁻⁻20 होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तक होती है। कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम बैंड थ्योरी का यूज करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि सॉलिड्स में वैलेंस बैंड होता है, उसके साथ साथ एक कंडक्शन बैंड होता है। कोई भी सॉलिड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा, वो डिपेंड करता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना है। जब हम किसी भी सॉलिड को इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करने की कोशिश करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर पहुंच जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन
फ्री हो जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से वो सॉलिड कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। यहां पर अगर हम इंसुलेटर्स के बारे में बात करें तो इंसुलेटर्स में इन दोनों बैंड्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड जो फुल फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, फुल फिल्ड वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड एम्प्टी रह जाता है और इस एम्प्टी कंडक्शन बैंड में किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसको रखने से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। इन केस ऑफ कंडक्टर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है और इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स को स्टडी अगर करें तो वो 2 तरह के कहलाते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी को किसी स्पेसिफिक कंडीशन में कंडक्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर सिलिकॉन एटम अपने चारों तरफ 4 नियर बाई एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ये चारों बॉन्ड्स, क्योंकि सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने अपने नियर बाई 4 एटम्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और जो कि फ्रीली मूव करने लगते हैं। इस तरीके से सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इस तरह की कंडीशन में हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स उस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं जिनमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और इम्प्योरिटी मिक्स करके कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। तो इस तरीके से डोपिंग करके हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहने लगते हैं। यहाँ पर हम 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने देखा कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में हर सिलिकॉन 4 अलग अलग सिलिकॉन के एटम्स के साथ 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है। Each silicon atom remains bonded with 4 other silicon atoms. अगर हम इसमें कोई ऐसा
इम्प्योरिटी मिक्स करें जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी वो 15th ग्रुप का कोई सब्सटेंस रहा हो, तो क्या होगा कि क्रिस्टल में जहां पर भी ये 15th ग्रुप का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल बोरोन, आर्सेनिक, सॉरी फॉर एग्जांपल फास्फोरस, सिलिकॉन में अगर हम फास्फोरस को मिक्स करेंगे तो फास्फोरस के पास क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्रिस्टल में जहां पर भी वो सिलिकॉन की जगह पर फास्फोरस का एटम आएगा, वो अपने चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड्स तो बना लेगा, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच जाएगा, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने की वजह से इसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट हो रही है, इसीलिए हम इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल में 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट मिक्स करें जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, फॉर एग्जांपल हमने बोरोन का एटम को सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिक्स किया, तो जहां पर भी सिलिकॉन की जगह पर बोरोन का एटम आएगा, वो अपने नियर बाई 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ तो बॉन्ड्स बना लेगा, लेकिन 4th सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग में सिलिकॉन एटम तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये बोरोन इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा, और इसीलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉन की कमी को हम इलेक्ट्रॉन होल टर्म देते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टाइप के सेमीकंडक्टर को रखेंगे तो नियर बाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा, इलेक्ट्रॉन होल आगे चला जाएगा, फिर उसके बाद आगे वाला कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन होल में फिल हो जाएगा, लेकिन होल आगे ट्रेवल कर जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जबकि दूसरी डायरेक्शन में वो होल मूव कर रहा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन होल ट्रेवल कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि बोरोन ने ये 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग की है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। लेकिन 4th सिलिकॉन के साथ यहां पर हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन का तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन बोरोन की साइड से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, और इस इलेक्ट्रॉन की अनअवेलेबिलिटी को ही हमने इलेक्ट्रॉन होल टर्म दी है। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। On the basis of magnetic properties, solids can be classified into 5 categories: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic। पहला देखते हैं हम डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें
तो वो वीकली रिपेल होते हैं, या हम फिजिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को वीकली रिपेल करते हैं, इनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इस फिनोमिना को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये उन सब्सटेंसेस में मिलता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल है और चार्ज्ड पार्टिकल के मूवमेंट से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका अपना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फ्लक्स लाइंस को वीकली रिपेल करने लगते हैं, और जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर सब्सटेंस वीकली रिपेल कर रहा है, इसलिए इस टाइप के सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और ये प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जैसा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से देखते हैं कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कॉपर 2+ आयन, आयरन 3+ आयन, chromium 3+ आयन, etc. There are so many examples. Next, फेरोमैग्नेटिज्म। ये एक विशेष टाइप का पैरामैग्नेटिज्म ही है। यहाँ पर होता क्या है कि कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रुपिंग करते हैं। इन ग्रुप्स को हम डोमेन्स कहते हैं, और ये डोमेन्स टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे पूरे क्रिस्टल में या पूरे सॉलिड में छोटी छोटी मैग्नेट्स कहीं पड़ी हों। अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये डोमेन्स जो कि पहले से सारे के सारे रैंडमली पड़े होते हैं, इन रैंडमली पड़े रहने की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, सारे डोमेन्स किसी सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और इन्हीं के अलाइनमेंट की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और CrO2। नेक्स्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। जब कुछ सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल MnO जिनमें सारे डोमेन्स, यहां भी डोमेन्स हैं, यहां पर डोमेन्स का अलाइनमेंट एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होने की वजह से यहां सारे डोमेन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट 0 हो जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि डोमेन्स की प्रेजेंस होने के बावजूद भी इनका मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है। नेक्स्ट, फेरी मैग्नेटिज्म।
फेरीमैग्नेटिज्म में ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें डोमेन्स का अलाइनमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शंस में होता है, लेकिन ये अरेंजमेंट अलाइनमेंट अनइक्वल नंबर्स में होता है। यानी किसी एक डायरेक्शन में नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा होगा, किसी दूसरी डायरेक्शन में नंबर ऑफ डोमेन्स कम होगा। तो इस वजह से किसी एक डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बाकी बचेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इनके देख सकते हैं मैग्नेटाइट्स या कुछ फेराइट्स। तो इस तरीके से अब तक हमने यहाँ पे देखा सॉलिड्स के पॉइंट डिफेक्ट्स, सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल बिहेवियर और सॉलिड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर। थैंक यू।